गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10वीं कक्षा के पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता से संबंधित कुछ सवाल हल किए थे। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए प्रायिकता के कुछ और सवाल आज हम हल करेंगे। तो आपके सामने एक सवाल है। सवाल ये है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है और उन 3 सिक्कों को एक साथ उछालने के बाद उसमें कुछ घटनाओं की प्रायिकताएं पूछी गई है। जैसे कि इसमें पूछा गया है 2 चित आने की प्रायिकता बताओ, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता बताओ, अधिकतम 1 चित आने की प्रायिकता, एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। इस तरीके के और भी सवाल बनते हैं। अधिकतम 2 चित आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 पट आने की प्रायिकता, या अधिकतम 3 चित आने की प्रायिकता, न्यूनतम 1 चित आने की प्रायिकता। इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनते हैं। 2 चित आने की प्रायिकता, यानी देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के हमने एक साथ उछाले हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे वो देखिए। तो इसका सॉल्यूशन, इसका हल, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम यानी जो पूरी समष्टि बनेगी वो पूरी समष्टि, उसके अंदर कौन कौन से अवयव होंगे वो देखिए। तो उसके अंदर 8 अवयव होते हैं। वो 8 अवयव कैसे लिखेंगे, हम कैसे समझेंगे। मान लेते हैं कि 3 सिक्के की बजाय हमारे पास पहले 2 सिक्के हैं। जब 2 सिक्के होते हैं तो परिणाम कितने आते हैं। पहला परिणाम आता है हेड हेड, दूसरा आता है हेड टेल, तीसरा आता है टेल हेड और चौथा आता है टेल टेल। ये चारों परिणाम। अब क्या करना है, सिक्के जो है तीसरा और आ गया, 2 सिक्कों के साथ में तीसरा और आ गया। तो ये चारों परिणाम आप हेड के साथ लिखोगे, यानी जो तीसरा सिक्का है उस पर हेड आ सकता है तो हेड के साथ ये चारों परिणाम लिखोगे। फिर यही चारों परिणाम टेल के साथ लिखोगे। यानी हमारा लिखने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम 2 सिक्के जब उछालते हैं वो परिणाम लिखो इस तरीके से, हेड हेड, उसके बाद आता है हेड टेल, फिर आता है टेल हेड और फिर आता है टेल टेल। ये 2 बार लिख दीजिए क्योंकि हमें एक बार तो हेड के साथ लिखना है और एक बार टेल के साथ लिखना है। तो इनको 2 बार लिखेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। पहली जो लाइन है वो सारी आप हेड के साथ लिख दीजिए, दूसरी जो लाइन है वो पूरी की पूरी टेल के साथ लिख दीजिए। इस प्रकार से जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं या एक ही सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो ये 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि मान लो हमारे पास 3 सिक्के हैं, वो उछाल दिए, नीचे गिरे, हमने उनको देखा और कल्पना की कि कौन सा परिणाम है, कि जैसे इस तरीके से आ जाए टेल हेड टेल, तो वो परिणाम भी हमें यहाँ पर मिलेगा, टेल हेड टेल। यानी ऐसा कोई भी परिणाम छूटा नहीं है इन 8 के अंदर जो 3 सिक्के उछालने पे आए। अब ये संभावित परिणाम है तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम जो है वो 8 हो गए। तो संभावित परिणामों की संख्या 8। संभावित परिणामों की संख्या हो गई 8। अब इसमें से पहले सवाल में प्रायिकता पूछिए 2 चित आने की, तो 2 चित आने के अनुकूल परिणाम। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चित आने के अनुकूल परिणाम, यानी 2 चित कितने परिणामों में है वो परिणाम हमें यहाँ लिखने हैं। कौन कौन से परिणामों में है, तो 2 चित जो है इसमें है, एक इसमें 2 चित है, इसमें भी 2 चित है और इसमें भी 2 चित है, बाकी किसी में भी 2 चित नहीं है। तो ये 3 परिणाम हैं जिनमें 2-2 चित है। तो ये परिणाम हमारे अनुकूल है। हम जब 3 सिक्के उछालें तो हेड हेड टेल आ जाए तो 2 चित आ गई, ये हमारे अनुकूल है। या ऐसे आ जाए हेड टेल हेड, ये हमारे अनुकूल है क्योंकि इसमें 2 हेड हो गई, ये रहे। या ऐसे आ जाए टेल हेड हेड, तो इसमें भी 2 हेड हो गए, 2 चित हो गई, ये भी हमारे अनुकूल है। तो ये 3 परिणाम हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड। ये 3 परिणाम ऐसे हैं जो जिनके अंदर 2-2 चित है। तो अतः प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, 2 चित आने की।
तो दो चित आने की प्रायिकता हो जाएगी, कितने हैं दो चित आने वाले परिणाम? 3। टोटल कितने हैं? 8। तो प्रायिकता होगी 3/8। आप यहाँ फॉर्मूले भी आपको लिखने पड़ेंगे। फॉर्मूला होता है इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। वो हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 3 है, ये रहे, कुल परिणाम यहाँ पर 8 है, तो 3/8। इसी तरीके इसमें अगला दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है, कम से कम 2 चित आने चाहिए। पीछे हमने एक सवाल हल किया था जब एक सिक्के को 2 बार उछाला गया था, उस सवाल में कम से कम 2 चित का अर्थ ये होता है कि इसमें 2 से कम नहीं रहने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे घर वाले हमें बोलेंगे कम से कम 3 किलो चीनी लेके आनी है, तो इसका अर्थ ये होगा कि 3 से कम नहीं ला सकते, ज़्यादा कितनी भी ला सकते हैं। तो कम से कम 2 चित का अर्थ ये है कि 2 चित भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर 4 इस सवाल में होंगे नहीं, होंगे सिक्का जो 3 सिक्के उछाले गए हैं। तो कम से कम 2 चित का अर्थ हुआ है 2 चित या फिर 3, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो जिसमें 2 चित और 3 चित हैं वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो 2 चित के अनुकूल परिणाम, कम से कम 2 चित के अनुकूल परिणाम। इसमें जो अनुकूल परिणाम है जिसमें 2 और 3 है, 2 वाले ये तो पहले ही है 3, तो जिसमें 3 चित है वो और आ जाएगा, ये और आ जाएगा। ये जो 4 परिणाम हैं, इन चारों में कम से कम 2 चित जरूर हैं। देख लीजिए, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें तो 3 है, तो कम से कम 2 तो है ही हैं। तो ये 4 परिणाम हो गए, हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड। ये 4 परिणाम जो हैं जिनमें कम से कम 2-2 चित हैं। तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, इसलिए प्रोबेबिलिटी कम से कम 2 चित, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8 यानी कि 1/2। इस तरीके से तीसरा सवाल में अधिकतम 1 चित है। शब्द पे ध्यान देना, अधिकतम 1 चित, इसका अर्थ ये है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पर कम की कोई बाउंडेशन नहीं है, कम आप 0 चित भी ले सकते हो। यानी अधिकतम 1 चित का अर्थ हो गया कि जिसके अंदर चित 1 आ जाए या जिसके अंदर चित 0 आ जाए, वो हमारे इन परिणामों के अनुकूल परिणामों में गिना जाएगा। तो जहाँ 0 चित है, 1 चित है, वो काउंट कर लीजिए। तो 1 चित एक तो इसके अंदर है, 1 चित इसमें भी है, 1 चित इसमें भी है और इसमें 0 चित है। ये जो 4 मैंने जिनके चारों की तरफ जो सर्किल लगाए हैं, वो 4 परिणाम ऐसे हैं जिसमें अधिकतम 1 ही चित है, 1 से ज़्यादा नहीं है किसी में। कहने का मतलब ये है, इसमें 1 चित है, इसमें 1 चित है, इसमें 1 चित है, इसमें 0 चित है, 1 से ज़्यादा किसी में भी नहीं है। इसलिए ये 4 परिणाम इस घटना के अनुकूल होंगे। तो अधिकतम 1 चित आने के अनुकूल परिणाम, अधिकतम 1 चित आने के अनुकूल परिणाम, अधिकतम 1 चित आने के अनुकूल परिणाम, वो परिणाम ये होंगे हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये 4 परिणाम ऐसे हैं जिसमें किसी में भी 1 से ज़्यादा एक से ज़्यादा चित नहीं है। यानी इसमें भी 1 चित है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 और इसमें 0 है, तो 1 से ज़्यादा तो नहीं है किसी में भी। तो ये अनुकूल परिणाम 4 है, इसलिए लिखोगे अतः प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? अधिकतम 1 चित आने की, अधिकतम 1 चित आने की, ये प्रायिकता हो जाएगी 4/8 यानी कि 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। इसी तरीके से चौथा सवाल है। चौथा सवाल छोटा सा है, मैं आपको ओरली मौखिक रूप से बता देता हूँ। इसमें बोला है एकांतरतः चित या पट,
एकांतरता का अर्थ होता है अल्टरनेट, यानी एक के बाद एक आना चाहिए। तो इसके अनुकूल परिणाम मैं लिख रहा हूँ, एक के बाद एक आना चाहिए। इसमें देखिए हेड टेल हेड एक एक छोड़कर है, अल्टरनेट है। ये टेल हेड टेल, इसमें भी एक छोड़ के एक है। ये दो परिणाम ऐसे हैं जिनमें एकांतरता चित्त या पट, चित्त पट चित्त, यानी चित्त या पट आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये दो परिणाम जो है हमारी इस घटना के अनुकूल होंगे। तो यानी यहाँ एकांतरता चित्त या पट आने की प्रायिकता जो है वो 2/8 होगी। 2/8 का मतलब है यहाँ प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने प्रायिकता का एक और बेहतरीन सवाल हमने किया। आगे हम एक और सवाल देखते हैं प्रायिकता से संबंधित। आपके सामने एक और सवाल है। सवाल ये है कि दो पासे एक साथ उछाले गए हैं, पासे जिनको हम डाइस भी बोलते हैं, जिन पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, उन दो पासों को उछाला गया है। तो जब एक पासे को उछाला जाता है तो 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी अंक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब दो पासे हम एक साथ लेते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास दो पासे हैं, उन दोनों को हमने को उछाल दिया, दोनों को एक साथ देखेंगे, यानी इधर वाले पे कौन सा अंक है, इधर वाले पे कौन सा है, तो किस तरीके से परिणाम आ सकते हैं। मान लेते हैं कि पहले पासे पर 1 आया है, तो दूसरे पासे पर कोई सा भी अंक आ सकता है, यानी कि 1 के साथ दूसरे पासे पे 1, इधर वाले पे 1 ही मानिए, दूसरे पर 2 भी आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इस तरीके से ये 6 परिणाम तब बनेंगे जब पहले पासे पर 1 आया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले पर 1 ही आए, पहले पर 2 भी आ सकते हैं। तो पहले पासे पर 2 आ गया तो दूसरे पर 1, फिर पहले पर 2 ही मानिए, 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4 2 5 2 6। इस तरीके से पहले पासे पर 3 आ सकता है, फिर 3 के साथ वही 6 परिणाम। यानी जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो इस तरीके से हमारे पास 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी ये कुल संभावित है, आता इसमें से एक ही परिणाम है, ये संभावना इसमें से कोई सा भी आ सकता है। तो इन 36 परिणामों में हमें कुछ घटनाओं की प्रायिकताएं पूछी गई हैं। पहला है दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, यानी दोनों पासों पर एक जैसा अंक आना चाहिए। तो दोनों पासों पर एक जैसे अंक आने के जो अनुकूल परिणाम है वो देखिए, दोनों पासों पर समान अंक आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम, समान अंक आने के अनुकूल परिणाम, यानी दोनों पर एक जैसे अंक होने चाहिए। जैसे कि ये परिणाम है 1 1, दोनों पर एक जैसा परिणाम है, 2 2 3 3 है, 4 4 5 5 6 6। ये 6 परिणाम ऐसे हैं जिनमें दोनों ही पासों पर सेम अंक हैं। यानी कि ये जो परिणाम है ना, 1 1, उसके बाद में 2 2, उसके बाद में 3 3, उसके बाद में 4 4, फिर 5 5 और फिर 6 6। ये जो 6 परिणाम है ना, उनमें दोनों अंक समान है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रायिकता क्या कितनी हो जाएगी, दोनों अंक समान होने की प्रायिकता 6/36 हो जाएगी, यानी 1/6 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा सवाल, अंकों का योग जो है 10 से ज़्यादा, योग 10 से ज़्यादा के अनुकूल परिणाम, योग 10 से ज़्यादा के अनुकूल परिणाम। पहले हम दोनों पासों पर जो अंक प्राप्त हुए हैं उनका योग करेंगे। तो यहाँ योग करते हैं 2 2 4, पर हमें योग 10 से ज़्यादा लेना है। 3 और 6 9, 4 और 1 5, 4 और 2 6, योग 10 से ज़्यादा लेना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ 4 और 5 9, 4 और 6 10, 10 भी नहीं लेना, योग 10 से ज़्यादा रखना है। तो 10 से ज़्यादा योग यहाँ से शुरू होगा, 5 6। पहला परिणाम जिसमें योग 10 से ज़्यादा है वो परिणाम 5 6 होगा। उसके बाद में 6 5 आएगा और उसके बाद में 6 6 आएगा। ये 3 परिणाम ऐसे होंगे जिनमें योग जो है वो 10 से ज़्यादा होगा। बाकी जो 33 परिणाम बचे हैं उनमें किसी में भी योग 10 से ज़्यादा नहीं हो। 10 तो हो जाएगा योग, 6 4 है, 5 5 है, 4 6, लेकिन योग हमें 10 नहीं लेना है, 10 से ज़्यादा लेना है। तो ये 3 परिणाम हमारे अनुकूल हैं, इसलिए प्रायिकता योग 10 से ज़्यादा होने की,
योग 10 से ज़्यादा होने की प्रायिकता जो है वो 3/36 यानी कि 1/12 प्रायिकता हो जाएगी। फॉर्मूला आपको लगाना ही लगाना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तीसरा सवाल देखिए, किसी एक पासे पर, दोनों पर नहीं, किसी एक पर ही होना चाहिए, 5 का अंक आया हो, 5 की जगह कोई भी अंक बोला जा सकता है, किसी एक पासे पर, ये पहला पासा है, ये दूसरा है, इसमें देखो एक पासे पर 5 का अंक आया, तो एक तो ये परिणाम, इसमें एक पासे पर 5 का अंक है, इसमें भी एक पासे पर 5 का अंक है, इसमें भी एक पासे पर 5 का अंक है, इसमें दोनों पासों पर है 5 5, ये परिणाम नहीं लेना है। यहाँ जो 5 5 है दोनों पासों पर है, तो ये परिणाम नहीं लेना है। 6 5 5 6 5 4 5 3 5 2 5 1, ये आपके सामने 10 परिणाम हैं। ये 10 परिणाम है, इन 10 परिणामों में 5 का अंक एक ही बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 परिणाम है जिनमें 5 का अंक एक ही बार है। ये परिणाम आप नहीं लोगे 5 5, जब 2 बार 5 का अंक आने की प्रायिकता पूछी जाए तब ये 5 5 वाला परिणाम हमें लेना है। यानी यहाँ 10 परिणाम कौन से होंगे? तीसरे सवाल का हल हम लिख रहे हैं, किसी एक पासे पर 5 का अंक आया हो, तो 5 किसी एक पासे पर, किसी एक पासे पर 5 का अंक आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो 10 परिणाम होंगे बिना देखे भी हम लिख सकते हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, उसके बाद में 5 6 हो गया, उसके बाद में आ जाएगा 1 5 2 5 3 5 4 5 और 6 5। ये 10 परिणाम ऐसे हैं जिनके अंदर 5 का अंक एक ही बार आया है। तो यहाँ प्रायिकता जो है 5 का अंक एक बार आने की प्रायिकता जो है 10/36, यानी कि आप इसको 5/18 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ये सवाल था 2 पासे एक साथ उछालने पर, इसके अंदर हमने 3 सवाल किए हैं। सवाल ऐसे और भी बन सकते हैं कि 500 पर प्राप्त अंकों का योग जो है वो 4 से भाज्य हो। 4 से भाज्य का मतलब जैसे अंकों का योग यहाँ 4 हो रहा है तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा। अंकों का योग यहाँ पर जो है 8 हो रहा है, 6 2, इसमें 4 का भाग लग जाएगा। इस तरीके से आगे 4 4 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार के परिणाम छांटेंगे जिनका योग करने पर 4 का भाग लग जाए। तो इस तरीके के बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल ऐसे भी बनता है कि यहाँ पास एक पासे पर 5 का अंक है, ऐसे पूछ ले कि कम से कम एक पासे पर 5 का अंक आया हो, तो कम से कम एक पासे का मतलब हो गया कि एक पासे वाला तो लेना है, 2 पासों पर जो अंक आया है 5 का वो भी लेना है। तो उसके अंदर ये जो 5 5 परिणाम हमने छोड़ा था ये परिणाम भी साथ में काउंट होगा जब कम से कम एक पासे पर 5 के अंक आने की प्रायिकता पूछे। यानी कम से कम एक पासे का मतलब ये हुआ है कि एक पासे पर तो आनी चाहिए, 2 पर आए तो और ही बढ़िया बात है। तो ये परिणाम जो है जिसमें दोनों पासों पर 5 का अंक है वो भी लिया जाएगा, तो उस वक्त उसकी प्रायिकता 11/36 हो जाएगी। कम से कम एक 5 का अंक आने की प्रायिकता जो है वो 11/36 हो जाएगी। तो प्रायिकता का ये सवाल हमने समझा। इस प्रकार का अभी हम एक सवाल और करेंगे। हमारे सामने 2 सवाल हैं, वैसे ये एक ही सवाल है। सवाल ये है कि किसी अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या है और किसी लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या है। ये सवाल 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। तो सवाल को समझिए, हमेशा आपके ये काम आने वाला सवाल है। सवाल है अलीप वर्ष और लीप वर्ष पे आधारित। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा लीप वर्ष कौन सा होता है और अलीप वर्ष कौन सा होता है। तो मैं इसमें आपको अलग डिटेल में बताता हूँ। लीप वर्ष और दूसरा होता है अलीप वर्ष। अगर इसको हम अंग्रेजी स्पेलिंग में लिखें तो इसमें लीप ईयर और ये होता है अलीप ईयर।
यानी यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें 365 दिन किस साल में होते हैं और 366 दिन किस साल में होते हैं। तो इसके लिए आपको छोटी सी हिंट बता देते हैं। जैसे ये अंग्रेजी शब्द है लीप, इसके अंदर 4 अक्षर है, यानी LEAP 4 है, और 4 एक सम संख्या होती है। 4 एक जो है वो सम संख्या होती है, और 366 भी एक सम संख्या है, यानी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं पूरे के पूरे। और ये जो, और वैसे भी लीप में 2 अक्षर हैं, एल और पे, और इसका मतलब ये जो 2 है वो सम संख्या है, तो 366 भी सम संख्या है, तो इसमें 366 दिन हो गए। लीप ईयर है, इसमें 5 अक्षर हो गए, ALEAP 5 हो गए, तो ये 5 जो है विषम संख्या हो गई, और विषम संख्या हो गई तो इसमें 365 दिन होंगे, क्योंकि 365 जो है वो विषम संख्या होती है। तो दिन तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। अब रही बात ये 366 दिनों में सप्ताह कितने होते हैं। 366 दिनों में सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह में दिन हो गए 364। 2 दिन शेष रह जाते हैं, वो 2 दिन अलग रह गए, ये 2 दिन शेष रह गए। यानी 366 दिनों में जब अपने सप्ताह बांटें तो 52 सप्ताह बनने के बाद में 2 दिन शेष रह जाते हैं, और 365 दिनों को जब हम सप्ताह में बांटें तो 1 दिन शेष रहता है। सारा का सारा सवाल इन 2 दिनों के शेष रहने पर और 1 दिनों के शेष रहने पर डिपेंड है। हम जानते हैं 52 सप्ताह के अंदर सारे के सारे दिन जो है 52 बार आएंगे। 52 बार ही रविवार आएगा, 52 बार ही सोमवार आएगा, 52 बार ही मंगलवार आएगा। लेकिन ये जो 2 दिन और 1 दिन बचता है ना, इस आधार पर तय होता है कि अगला दिन जो है वो कौन सा वार आएगा, उसके आने के चांसेस कितने हैं, उस आधार पर ये सवाल होगा। तो पहला सवाल हमारा लीप ईयर का है। तो सबसे पहले जो ये 1 दिन शेष बचा है, आप ये लिखोगे, चूंकि एक शेष दिन 7 तरीकों से आ सकता है। 7 तरीकों से आ सकता है, और वो 7 तरीके कौन से हैं। ये जो लास्ट में 1 दिन बचा है ना, 365वां दिन, यानी 31 दिसंबर का दिन, वो आपका संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। यानी ये 7 तरीकों से आ सकता है। कैसे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आज 30 दिसंबर है, यानी कल साल का आखिरी दिन है। आज आप अपने मन में कोई भी वार की कल्पना कर लीजिए। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि आज शनिवार है, तो आज शनिवार है तो कल क्या होगा, रविवार। आज अगर रविवार है तो कल क्या होगा, सोमवार होगा। यानी कल का दिन है वो कोई सा भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। यानी कल का दिन 7 तरीकों में से कोई सा भी हो सकता है। यानी वो 7 तरीके मैंने आपके सामने लिख दिए। 8वां तो दिन ही नहीं होता। यानी ये आखिरी जो दिन है 365वां दिन, वो इन 7 में से कोई सा भी एक तरीका हो सकता है। अब सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है 52 रविवार आने की प्रायिकता। पहले हम निकालेंगे 53 रविवार आने की प्रायिकता। अब 53 रविवार कैसे आएंगे। मान लो आज शनिवार है, आज 52 सप्ताह पूरे हो गए, आज शनिवार है, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार कंप्लीट हो चुके हैं। कल का दिन अगर रविवार होता है तो 53 रविवार हो जाएंगे। और अगर मान लो आज शुक्रवार का दिन है तो कल शनिवार होगा, तो इस साल फिर रविवार कितने हुए, इस साल रविवार 52 ही होंगे, क्योंकि कल का दिन शनिवार हो जाएगा, रविवार आएगा ही नहीं। यानी 53 रविवार हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, अगर आज शनिवार हो कल रविवार हो। एक ही तरीका है ये, और कोई तरीका नहीं है रविवार लाने का। एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है कि आज शनिवार हो कल रविवार हो। कहने का मतलब है ये जो 365वां दिन है, आखिरी दिन, वो रविवार आने का ये एक ही चांस है, ये एक ही चांस है। तो 53 रविवार आने की प्रायिकता होगी 1/7। चांस तो 7 थे, 7 में से कोई सा दिन भी आ सकता था जो हमारा 365वां दिन था वो। लेकिन ये जो एक दिन है ना रविवार, जैसे कि आज शनिवार है कल रविवार हो, ये एक ही दिन हमारे अनुकूल है। अगर ये आता है तो उस साल 53 रविवार हो जाएंगे। तो यहाँ 53 रविवार आने की प्रायिकता जो है 1/7 होगी। चांस तो 7 थे, रविवार सोमवार मंगलवार कोई सा भी दिन आ सकता था, लेकिन आया कौन सा, रविवार आया। ये एक ही चांस है, तो 1/7 हो गया। तो इसलिए
53 रविवार आने की प्रायिकता वो जो है 1/7 होगी। चांस तो 7 हैं, लेकिन रविवार उसमें एक ही जगह है, तो रविवार एक ही जगह है तो 1/7। ये वही बात है जैसे पासा उछालते हैं, 6 होते हैं, 6 में से एक का अंक आने की प्रायिकता तो 1/6 ही होती है, क्योंकि एक का अंक तो एक ही बार होता है, तो हफ्ते में रविवार भी एक ही बार होता है, तो 1/7 हो गई। अब ये 53 रविवार आने की प्रायिकता है। अब 53 रविवार ना आने की प्रायिकता, 53 रविवार ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता आपको बताया हुआ है, शुरुआती वीडियोज में बताया था, जब कोई घटना घटित होती है तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालनी हो तो 1 में से घटाएंगे, तो 1 - 1/7 जो है वो 6/7 हो गई। ये 6/7, ये 6 चांसेज वो हैं जब 53 रविवार नहीं होंगे। और 53 रविवार कब नहीं होंगे? जब ये वाले 6 इसमें से कोई भी एक आ जाए। अगर मान लो आज 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर को आज रविवार है, तो आज 52 रविवार पूरे हो गए 52 सप्ताह के। कल सोमवार हो जाएगा तो 52 रविवार हुए, क्योंकि आज रविवार है, कल सोमवार है। हाँ, उस साल 53 सोमवार हो जाएंगे अगर कल सोमवार होगा तो। यानी इस तरीके से अगर ये 6 में से कोई सा भी दिन 31 दिसंबर का होता है तो उस साल रविवार जो है वो 53 ना होकर के 52 ही रहेंगे। तो 53 रविवार जिस साल नहीं होंगे उस साल कितने रविवार होंगे? 52 रविवार। तो 53 रविवार ना होने की प्रायिकता का मतलब हो गया उस साल 52 रविवार हैं। यानी 53 रविवार ना होने का मतलब है 52 रविवार होने की प्रायिकता। 52 रविवार होने की प्रायिकता जो है वो 6/7 हो जाएगी। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। इसी तरीके एलिप के बाद ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर में 365 दिन नहीं 366 दिन होते हैं। अब 366 दिनों के अंदर 52 सप्ताह की तो बात ही मत करो। 52 सप्ताह में तो सारे रविवार सोमवार सब 52 बार आते हैं। ये 2 दिन शेष रह गए। यानी मान लीजिए कि आज 29 दिसंबर है और अभी 2 दिन बाकी पड़े हैं। ये तो आज का दिन है, 2 दिन बाकी पड़े हैं। एक तो 30 दिसंबर बाकी पड़ा है और एक 31 दिसंबर बाकी। ये 2 दिन कौन कौन से वार हो सकते हैं आप ही बता सकते हो, खुद सोच सकते हो। ये 2 दिन इतने तरीकों से आ सकते हैं। कौन से? कि जैसे पहले संडे आ जाए, उसके बाद मंडे आ जाए। एक तरीका तो ये है कि पहले संडे आ जाए 30 तारीख को, फिर मंडे आ जाए। ये मैं सारे संभावित परिणाम लिख रहा हूँ लीप ईयर के, संडे मंडे। या ऐसे हो जाए 30 तारीख को तो हो जाए मंडे, तो अगला दिन जो है वो ट्यूसडे होगा। ये दूसरा तरीका है। या इस तरीके से ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, या संडे टू मंडे, वो तो वापस हो गया। यानी ये 7 तरीके हैं वो 2 दिन आने के। संडे से संडे हो जाए, फिर मंडे, या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तरीके हो गए आखिरी 2 दिन आने के। अब हमें ये देखना है कि 53 रविवार आने की प्रायिकता कितनी है। 52 सप्ताह में 52 रविवार हो ही गए। 53 रविवार कब आएंगे? जब आखिरी 2 दिनों में कोई एक रविवार हो तो उस साल 53 रविवार हो जाएंगे। 52 सप्ताह में 52 रविवार हो चुके हैं। लास्ट 2 दिन जो बचे हैं उनमें अगर कोई सा दिन, चाहे वो 30 दिसंबर का हो चाहे 31 दिसंबर का हो, अगर वो रविवार है तो फिर उस साल 53 रविवार हो जाएंगे। तो रविवार आने का चांसेस तरीका एक तो ये है, एक ये है। पहला तरीका है कि 29 तारीख को संडे हो और 30 तारीख को संडे, 31 को मंडे हो। या ऐसे हो सकता है कि 30 तारीख को शनिवार हो और 31 तारीख को रविवार हो। तो 2 तरीके से 30 को रविवार हो सकता है और 31 को भी हो सकता है। तो 2 चांस हैं। तो यहाँ 53 रविवार आने की प्रायिकता जो है वो 2/7 होगी। यानी इसलिए प्रायिकता 53 रविवार आने की। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिसमें रविवार है। अगर इसमें से कोई एक तरीका आता है तो उस साल 53 रविवार होंगे। तो प्रायिकता 53 रविवार की
ये लीप ईयर की बात चल रही है, यहाँ पे ये लीप ईयर की बात चल रही है, तो प्रायिकता होगी 2/7। इसलिए प्रायिकता 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता जो है 1 - 2/7 यानी 5/7 हो जाएगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जिस साल 53 रविवार नहीं आते उस साल 52 रविवार ज़रूर आते हैं। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो 52 रविवार आने की प्रायिकता 5/7 होगी। तो उम्मीद है आपको प्रायिकता का 10वीं क्लास का ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप हमारे सरस्वती स्कूल सावा के यूट्यूब चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद।